कहानी अविनाश की जुबानी। हाई स्कूल में मैं टूट गया था। एक ऐसा शर्मनाक हादसा या पाप जिसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैंने एक लड़की की इज्जत में हाथ डाली थी। मैं एक राक्षस था। मुझे नहीं पता था कि शराब के नशे में किसी लड़की के साथ मैंने गलत काम किया था। उसकी निशानी एक बटरफ्लाई ईयररिंग का एक जोड़ा मेरे पास थी। बुरे सपने से परेशान होकर मैं प्ले बॉय बन गया था और 2 साल बाद सब कुछ बदल गया जब इंटर्नशिप करने मैं टेक्सास आया। मेरी इंटर्न पार्टनर खुशबू के प्रति मेरे दिल में कुछ जज्बात थे, लेकिन फिर मेरी नज़र में ईयररिंग का दूसरा हिस्सा आया। मुझे सब याद आ गया था। वह लड़की खुशबू थी जिसके साथ मैंने यह दुष्कर्म किया था, लेकिन फिर उसने मुझे अपना पहला किस दिया और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। मेरे जख्म भरने लगे थे, लेकिन वह मुझे प्ले बॉय समझती है और मैं उसे बताना चाहता था कि वो मेरे लिए क्या है। इसी वजह से मैं उसे आज डेट के लिए पूछा था। मैं खुशबू का उसके अपार्टमेंट के बाहर इंतजार कर रहा था। मैं उसे अपना ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में पूछना चाहता था। मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा सा लड़का बेंच पर बैठा हुआ था। वह मुझे ऐसे घूर रहा था तो मैं थोड़ा पीछे हटा। क्या तुम खुशबू का इंतजार कर रहे हो? मैंने कई बार देखा है उसे तुम्हारे कार से निकलते हुए। हाँ, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कहा। यह लड़का उसका पड़ोसी होगा। किस लिए? एक डेट के लिए? उसने शक के साथ पूछा। हाँ जरूर, मैं एक नखरे की मुस्कान दी। मुझे पता है, मैं कल तुम्हें उसके ऊपर चिल्लाते हुए देखा था। लड़के ने कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे उसे रुलाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा? उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। तभी अपार्टमेंट का दरवाजा खुला और मेरे सामने खुशबू आ गई। वह लेस की एक टॉप और जींस पहने हुए थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे नहीं पता इतना सिंपल सा कपड़ा पहनने के बावजूद भी मैं उससे अपनी आंखें क्यों नहीं हटा पा रहा। अविनाश, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इंतजार कराया, खुशबू ने कहा। तभी खुशबू ने रमन को देखा। पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी का इंतजार कर रहे हो? रमन ने कहा, नहीं, मैं बाहर लॉक हो गया हूँ जब मैं बॉल लेने आया था। मेरी मम्मी छुट्टी के दिन भी काम करने गई है और मैं उन्हें फोन करके परेशान नहीं करना चाहता। रमन ने आगे जोड़ा, पर हमारी मालकिन मार्था भी तो यहाँ नहीं है। तुम फिर क्या करोगे? सारा दिन माँ का इंतजार करोगे? खुशबू ने पूछा। बच्चे के चेहरे पर उदासी छा गई। कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर खुशबू के चेहरे पर उदासी छा गई। शायद उसकी माँ भी जब काम पर जाती थी वह भी यूं ही अकेली रह जाती थी। तुम हमारे साथ आ सकते हो, खुशबू ने कहा और मेरी ओर देखने लगी मासूम चेहरा बनाकर। अब मैं इसका सामना कैसे करूं? क्या वह हमारे साथ आ सकता है? उसने पूछा। मुझे इस बच्चे के लिए दुख है, सच में दुख है, लेकिन हाँ जरूर, मैं उसे जवाब दिया। जब रमन की माँ से परमिशन मिल गई तो बच्चे के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और मेरे अंदर से आवाज आने लगी, डेट का क्या? मैंने अनुमान लगाया कि यह लड़का या तो जू चुनेगा या अम्यूजमेंट पार्क आज के लिए, और उसने अम्यूजमेंट पार्क चुना। तो यहाँ है। हम अंदर का रास्ता बना रहे थे। अंदर आकर बड़े बड़े राइड्स और गेम को देखने लगे। खुशबू हमारे बीच में थी और उसने रमन का हाथ पकड़ा हुआ था। वाह, खुली हवा में सांस लेकर अच्छा लग रहा है। खुशबू हंसने लगी। बहुत लंबा समय हो गया है जब मैं इस जगह पर आई हूँ। मैंने सांस छोड़ी जब उसकी खुशी से भरा हुआ चेहरा देखा। चलो, कम से कम वह इस लम्हे के मजे ले रही है। मैं साइड में उसका हाथ को देखा। उसे पकड़ने की खुजली होने लगी। यही सही मौका था उसका हाथ पकड़ने का, तो मैंने सोचा क्यों ना चांस लिया जाए। मैं उसकी उंगली को छूने ही जा रहा था कि कुछ तूफान की गति में कोई कहीं गया। रमन अपने दोनों हाथों को फैलाता हुआ दौड़कर आयरन मैन करके जाने लगा। रुको रमन, कहाँ जा रहे हो? खुशबू ने कहा। उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी जैसे कि वह किडनैप हो जाएगा, और मैं बस उन दोनों को बेवकूफ़ों की तरह खड़ा खड़ा देख रहा था। खुशबू को हाथ पकड़ने की योजना गायब हो गई। जितना मैंने सोचा था उससे यह मुश्किल गुजरने वाला है। अम्यूजमेंट पार्क में हमारा दिन रमन जहाँ जाना चाहता था वहाँ ले जाकर बिता रहा था। बच्चे को आखिर भूख लगी बहुत सारे गेम खेलने के बाद, इसलिए हम लोगों ने बर्गर खरीद लिया। जो रोमांटिक माहौल मुझे चाहिए था वह गया। बाद में दोपहर में जब रमन खुशबू के साथ मिनी ट्रेन राइड खत्म किया, हमने देखा पार्क के बीचों बीच एवेंजर्स की लड़ाई हो रही थी।
थॉर और थैनोस की। उसे देखते ही कई लोग अपने रास्ते पर ही रुक गए थे और उनमें रमन भी शामिल था। वह इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि शुरू वाली लाइन में खड़े होकर देखना चाहता था, पर दुर्भाग्यवश पहले से ही बहुत सारे लोग खड़े थे कि हम शुरू में नहीं जा सकते थे। डैडी, मुझे यह देखना है, एक दूसरा लड़का अपने डैड से कहा और डैड ने उसे अपने कंधे पर बैठा लिया और वह लड़का लाइव एक्शन देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो गया। रमन उन लोगों को देख रहा था और उसकी आंखों में जलन थी और उदासी भी। सुबह जो मैंने सुना था उससे पता चला कि रमन अपनी माँ के साथ रहता है। जाने उसने कब अपने पिता को खो दिया, पर इस बच्चे को खुश रहने का अधिकार है। यह परफॉर्मेंस देखने के लिए वह मरा जा रहा था। कम ऑन बडी। मैं उसे उठाया और अपने कंधे पर बैठा लिया ताकि वह फेवरेट सुपर हीरो को लड़ते हुए देख सके। रमन थॉर के लिए चीयर कर रहा था। उसकी आवाज़ में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं हंसने लगा जब थैनोस नीचे गिर गया। यह कितना मज़ेदार है, बिना किसी हिंसा के। मैंने देखा मैं भी काफ़ी मज़े कर रहा हूँ। जब मैं खुशबू से नजरें चुराई, देखा वो मुझे और रमन को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर हम वहाँ से दूसरे एरिया में आए जहाँ पर रमन बम्पर कार में बैठना चाहता था, पर वह बहुत छोटा था खुद ड्राइव करने के लिए। इसलिए मैंने सोचा मैं उसके साथ बैठूं। उसमें बैठकर हमें बहुत मज़ा आ रहा था जब हम दूसरों को धक्का दे रहे थे। हम तब तक हंसते रहे जब तक हमारा पेट नहीं दुख गया। और उसके बाद उसे हॉट व्हील्स अपने कलेक्शन में चाहिए थे शूटिंग गेम जीतने के बदले। यह आसान था। मुझे बंदूक से 6 गॉडजिला को शूट करना था इसके पहले कि मुझे 2 कार मिलता। वह मुझे ऐसे चीयर कर रहा था जैसे कि मैं कोई जंग लड़ रहा था। और जीतने के बाद जब मैं उसे वह कार दिया, उसकी आवाज़ में इतना उल्लास था किसी का भी दिन बन जाए। आखिर जब दिन खत्म हुआ, वह मासूम रमन खुशबू का हाथ पकड़कर चल रहा था। उसकी आंखों को रगड़ रहा था जैसे कि उसे नींद आ गई हो सारी एक्टिविटी करने के बाद। मुझे लगता है इसे नींद आ रही है, खुशबू ने कहा। और वह सही थी क्योंकि लड़का ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं उसे अपनी पीठ में उठा लिया। जब हम चल रहे थे उसकी स्थिर सांस बता रही थी कि वो सो चुका है। हम कुछ ड्रिंक खरीदने के लिए फूड स्टॉल में रुके। क्या हमें 2 बोतल पानी मिल सकता है प्लीज, खुशबू ने कहा जब काउंटर का आदमी हमारे लिए ड्रिंक दे रहा था। तभी जो औरत कैशियर में बैठी थी काफी स्नेह से देख रही थी। देखो यह कितना प्यारा बच्चा है जो अपने डैडी के पीठ में सो रहा है। उसकी बात से हमारे बीच का माहौल अजीब बन गया। तुम्हारा परिवार काफी खूबसूरत है, उस औरत ने एकदम मीठी मुस्कान के साथ दिल से कहा। यह सुनकर मेरे अंदर एक ऐसे जज्बात उभरने लगे जो मैं समझा नहीं सकता, पर काफी अच्छा था, जिससे मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मैं और खुशबू पति पत्नी। यह मेरा भविष्य तो काफी खूबसूरत है। खुशबू परेशानी में लग रही थी कि कैसे जवाब दे उस औरत के शब्दों का। दरअसल हम नहीं, थैंक यू, मैंने उस औरत से कहा इससे पहले कि खुशबू आगे कुछ कहती। मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। खुशबू अविश्वास के साथ मुझे देख रही थी और मैं उसे बस देखकर मुंह दबाकर हंसा। उस फूड स्टॉल को छोड़कर हम अम्यूजमेंट पार्क के गेट की तरफ चलने लगे, जो कि काफी लंबा सफर था। हम धीरे धीरे चल रहे थे। मैंने देखा आसपास कई लोग हमें देख रहे थे। अरे इन्हें देखो, कितने प्यारे यंग कपल है। उसका पति केवल हैंडसम ही नहीं बल्कि कितना प्यारा है, और उसका बेटा भी कितना क्यूट है। काश मैं और मेरे भविष्य के पति भी इनकी तरह ही हो, एक लड़की ने कहा। उनकी बातें सुनकर लगभग मैं हंस पड़ा था। और मजेदार बात यह है कि दिन की शुरुआत में मैंने सोचा था आज का दिन बहुत खराब जाएगा, पर यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बनकर रह गया था। थैंक यू आसपास के लोगों इस खूबसूरत गलतफहमी के लिए। जब मैं खुशबू को देखा तो वो नीचे देख रही थी, जिससे मैं सोच में पड़ गया कि इन सब ख्यालों में उसकी क्या सोच है, क्या यह सही है। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए पूछा, क्या हम मैरिड कपल की तरह दिख रहे हैं? मुझे नहीं पता, वो हकलाई। ऐसे लोग ऐसा ही सोच रहे हैं जैसे हमें देख रहे हैं। वह अपना गला साफ करने लगी जैसे कि सच में परेशानी में हो। मुझे यह क्यूट लगा जब कॉन्फिडेंट खुशबू से बदलकर शर्मीली खुशबू बन जाती है। क्या वह वही लड़की थी जिसने कल किस की पहल की थी? सिचुएशन पूरा अलग हो गया था जो मैंने पहले प्लान किया था, पर फिर भी मैं यह करने वाला हूँ। खुशबू, मैंने बुलाया। वह मुड़कर मेरी ओर देखी जब हम धीरे धीरे चल रहे थे। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई है और ऐसा खुद का इम्प्रेशन बनाया है कि मैं बेकार इंसान हूँ। जब मैं यह उससे कह रहा था, वह यादें जब मैं उसे दर्द तो वो चोट पहुँचाई थी मुझे दर्द देने लगा। मैं
कभी इतना श्योर नहीं था। मुझे नफरत है। उसे यह दिखाया कि मैं कैसे लड़कियों के साथ खेला था, कैसे मैं नष्ट हो गया था। पर मुझे लगता है अभी वह मुझे समझेगी, वह समझेगी कि वह खास है और उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैंने पूछा। खुशबू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह ऐसे उम्मीद नहीं की थी कि यह सवाल मेरे मुंह से निकलेगा। पर मैं सीरियस हूँ, मैं कमिट करने के लिए तैयार हूँ, उसके साथ, सिर्फ उसके साथ। मेरी नब्ज तेज हो गई जब मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। वह मुझे पसंद करती है, इसका मतलब यह नहीं कि वह मुझ पर विश्वास भी करती होगी। और जब मैं उसे ऐसा करने को कह रहा हूँ, क्या मैं बहुत जल्दबाजी कर दी? क्या उसे और समय चाहिए? हाँ। और इस जवाब से मैं बिदक उठा और अपनी जगह पर थम गया। खुशबू भी रुक गई और मैं उसकी आंखों में देखकर सच्चाई ढूंढने की कोशिश करने लगा। क्या तुमने अभी कहा? हाँ, उसने जवाब दिया और मेरा दिल सुख से भर गया। जो भी मुझे खिलाड़ी के रूप में देखा है वह कभी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में इस बात पर तहलका मच जाएगा जब उन लोगों को पता लगेगा। अगर उसने दोबारा से यह जवाब दिया तो तुम मर गए। रमन की आवाज़ आई जिससे मैं अवाक रह गया। यह तो अभी सो रहा था, कब उठ गया? क्या मेरी कन्फेशन से उसकी नींद टूट गई? लेकिन लम्हे को खराब करने के लिए काफी था। हम फिर से चलने लगे थे, लेकिन मेरा दिल अब संतुष्टि से भरा हुआ था। बहुत अच्छा किया गोरिल्ला। मैं पहले तुमसे नफरत करता था, पर तुम इतने भी बुरे नहीं हो, रमन ने नींद भरी आवाज में कहा। मैं अपनी आंखें घुमाने लगा और खुशबू हंसने लगी। मैं उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, मकसद पूरा हुआ। और इस ख्याल को दिमाग में रखते हुए मैंने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और अम्यूजमेंट पार्क के बाहर निकल आए। कहानी खुशबू की जुबानी। हम रमन को छोड़ने के लिए उसके अपार्टमेंट के पास आए। उसकी माँ बाहर खड़े खड़े इंतजार कर रही थी। माँ कहते हुए रमन कार से बाहर निकलते हुए अपनी माँ के पास दौड़ा। मेरा प्यारा बच्चा, उसकी माँ ने कहा, माफ करना मैं तुम्हें इतना इंतजार कराया। उसकी माँ के चेहरे पर उदासी थी, पर रमन के चेहरे में उदासी नहीं थी। मैं अविनाश और खुशबू के साथ बहुत मजे किए, उसने कहा। हम अम्यूजमेंट पार्क में गए थे। उसकी माँ मुझे और अविनाश से कही, मुझे माफ करना, तुम लोगों को आज बहुत परेशानी हुई। उसे ग्लानि हो रही थी। मैंने अपना सर असहमति से हिलाया। बिल्कुल भी नहीं, मैं मीठी मुस्कान दी, बल्कि हमें आज बहुत मजा आया। क्यों रमन? और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। उसकी माँ ने उसे गोद में उठा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया कहकर वह मुस्कुराई। मैं उसे देखकर मुस्कुराई तो वह वापस जाने लगी और अब हमारे बीच में चुप्पी फैल गई। इससे पहले कि अविनाश चुप्पी को तोड़ता, आज काफी लंबा दिन बीता, उसने पूछा। मैंने अपना सर हिलाया। रात हो चुकी थी, इसलिए मैं सोच में पड़ गई कि अब हम क्या करेंगे। मैं उम्मीद कर रही थी कि यह हमारे दिन का अंत ना हो। मैं अभी उसके साथ और वक्त गुजारना चाहती थी। यह पागलपन है क्योंकि हम हर रोज मिलते हैं। क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी? उसने पूछा, जिसमें मैं अविनाश की ओर मुड़कर देखी। हम वहाँ थोड़े आराम कर सकते हैं और मूवी देख सकते हैं। वह मुस्कुराया और मैं उसे देखने लगी। मुझे नहीं पता मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कने लगा था। हाँ जरूर, जब हम अविनाश के घर पहुँचे उसने मुझे अपने बाथरूम यूज करने दिया जो उसके बेडरूम के अंदर था, ताकि मैं नहा सकूं, और वह भी खुद को साफ करने लगा। मैं अच्छे से नहाई क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जो कुछ भी हुआ था, मैं बहुत थक गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था जब गर्म पानी मेरी त्वचा को छू रहा था। संतुष्टि के साथ सांस छोड़ने के बाद मैं शावर बंद कर दिया और खुद को टॉवल से सुखाने लगी। मैं यहाँ अपने कपड़े लेकर नहीं आई थी, इसीलिए अविनाश ने मुझे अपने कपड़े पहनने को दिया था जो कि लटक रहा था। उसे देखते हुए मैं सोचने लगी, जो उसने मुझे कहा था, मेरे पास पक्का कोई शॉर्ट या पैंट नहीं है जो तुम्हें फिट हो सके, पर मुझे लगता है यह शर्ट तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। वह अलमारी को देखते हुए कहा था। यह सफ़ेद कलर की शर्ट था जिससे मेरा ऊपरी शरीर और थाई ढक सकता था। अपने अंडरगारमेंट पहनने के बाद जब मैं शर्ट पहनी तो सोचा वह सही है, यह मेरा ऊपरी शरीर के साथ साथ थाई को भी ढक ले रहा था। पर फिर मुझे यह थोड़ा सेक्सी लग रहा था। मैं अपने पैर को कभी ऐसे खुला नहीं छोड़ा था, पर मुझे लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। जब मैं बाथरूम से निकलकर बेडरूम में आई, यह घर काफी बड़ा है और अविनाश पहले ही वहाँ मौजूद था। मैं देख रही थी जब वह कुछ चीज फाड़ रहा था, कोई टिकट लग रहा था। मैं उसके पास आई तो वह मुड़कर मुझे देखा और थोड़ा पीछे हटा। मैं कुछ कह ना सकी, पूछ बैठी, यह क्या है? वह जम गया जब मेरी ओर देखा और शुरू में मुझे ऐसा
लगा क्यों, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वह मुझे अपने कपड़ों में देखकर ऐसा रिएक्ट किया। कुछ नहीं, वह कुछ सेकंड के बाद कहा, यह कुछ टिकट है जो मैंने पहले खरीदे थे। टिकट? मेरा दिल जम गया। क्या यह कुछ टिकट खरीदा था मेरे साथ आज की डेट के लिए? कैसे टिकट, मैंने पूछा। उसने कहा कुछ रिजर्वेशन। उसने आगे कुछ नहीं कहा, जिससे मैं एक भौं ऊंची करके उससे सवाल की। उसने सांस छोड़ी। ठीक है, मैं आज के लिए कुछ प्लान कर रखा था। रेस्टोरेंट का रिजर्वेशन था, कुछ मूवी टिकट थी और यह एक खास शो तुम्हारे फेवरेट बैंड का जो हमारे शहर में आया हुआ था, पर इसके लिए काफी देर हो गई है। उसकी आवाज में थोड़ी निराशा थी, पर उसके चेहरे में थोड़ी ग्लानि भी थी। उसने उम्मीद की होगी मेरी खुशी से भरा हुआ चेहरा दिखेगा जब मैं लाइव परफॉर्मेंस देखूंगी। मेरा चेहरा उतर गया, इसलिए नहीं कि मैं अपने फेवरेट बैंड का परफॉर्मेंस नहीं देख पाई जो हमारे शहर में आया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने मेरे लिए इतना सब कुछ प्लान किया था ताकि मुझे खुश कर सके, मेरे साथ अच्छा समय बिता सके। पर दुख की बात यह है कि हमें यह सब अनुभव करने का मौका ही नहीं मिला। वह मुड़ गया, कहा, फिर भी हम अभी यहाँ बैठे हैं, अपनी फेवरेट मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर तुम चाहो। मैं दौड़ कर पीछे गई और उसे पीछे से जकड़ लिया, जिससे उसका वाक्य अधूरा रह गया। थैंक यू अविनाश, मैं फुसफुसाई। जब मेरा हाथ उसके सीने में था, मैं अनुभव किया उसका दिल सीने में काफ़ी तेजी से धड़क रहा था। मैं उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ तैयार करोगे। मैं सच में गदगद हो गई। जब उसने कुछ नहीं कहा तो मैंने जारी रखा, थैंक यू रमन को सब कुछ बर्बाद करने देने के लिए। मैं आज सच में खुश हूँ और वह लड़का भी। बहुत लंबा समय हो गया होगा जब उसने ऐसी खुशी अनुभव की होगी। इतना कहने के बाद मैंने देखा उसका शरीर में जो टेंशन था वह ढीला पड़ गया। तुमने सच में बहुत अच्छा अनुभव कराया। वह खूबसूरत लम्हे जो आज हमने साथ बिताए थे, मैं भी तुम्हें खुश करना चाहती हूँ अविनाश। यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। मैं अबाक रह गई जब अविनाश मेरी ओर मुड़ा और मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए, अपने हाथों को मेरे कंधे पर मोड़ लिया और मेरे हाथ उसके पीठ पर थे। मेरे मुंह से थोड़ी आवाज़ निकली और इस लम्हे में उसने अपना जीभ मेरे मुंह के अंदर डाल दिया। किस धीमा हो गया और मुझे सिसके लेने पर मजबूर किया। जो नया अनुभव मैं अपने शरीर में महसूस कर रही थी वह पीछे हटा। हमारे माथे एक दूसरे को छू रहे थे। तुमने पहले ही मुझे खुश कर दिया है, मुझ पर विश्वास करके, अविनाश कहा उसकी छोटी सांस लेते हुए। हे भगवान, यह सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि नया इमोशन हमारे अंदर भर गया है। मुझे लुभाओ मत खुशबू, उसने फुसफुसाया, जबकि उसकी आवाज़ में दर्द था और मैं सोचने लगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं उसकी तीव्र दृष्टि में देखने लगी जो कि मुझे डुबो रही थी। तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूँ खुशबू, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में दर्द था और इससे मेरा दिल डूबने लगा। 2 साल पहले हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अब उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं सब ठीक कर दूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि सिर्फ दर्द है ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम्हारे आंसुओं को मैं हटा सकूं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मुझे एहसास हुआ कि वह क्या कहना चाहता है। मैं उम्मीद कर रहा था तुम्हें वह दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो, उसने काफी खतरनाक रूप से धीमी आवाज में कहा। मेरा दिल सीने के अंदर दौड़ रहा था। मुझे लग रहा है मैं अविनाश का एक हिस्सा जगा दिया है जो सालों से दबा हुआ था। जो चीज हमारे बीच में 2 साल पहले हुआ था वह उसके अंदर छाप छोड़ दिया था। वह इसे इतने जख्म दिए थे जितना मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पूरे टाइम में यही सोचता रहा कि इससे मुझे कितनी चोट पहुंची थी और मैं देख सकती हूँ यह उसके लिए कितना दर्दनाक था। उसकी आंखें अभी मुझे ढूंढ रही थी, देखने की कोशिश कर रही थी कि जो उसने कहा है वह मेरे लिए ठीक है या नहीं। मेरी इजाजत ले रहा था। मैंने अपनी उंगली उसके गालों पर हल्का सा चलाया और उसके होठों पर किस किया। ऐसा कुछ नहीं जो मैं कर सकती हूँ तुम्हारे साथ रहने के बिना अविनाश। उसकी आंखें नरम हो गई। अचानक उसने अपने बाजुओं को उठाया और मुझे दुल्हन की तरह उठाकर अपने रूम में ले जाने लगा। वह मुझे अपने बिस्तर पर लेटा दिया और मुझे घेराबंदी करके मुझे देखने लगा। उसकी आंखें इतनी तीव्र थी, इससे पहले वह झुककर मुझे किस किया। उसके होंठ फिर से मिल गए। जब वह दूर हटा मैं निगलने लगी। मैं कुछ कर नहीं सकती थी, बल्कि घबराहट में थी।
उसने मेरे खुले लटों को मेरे कान के पीछे किया और मेरे होठों पर हल्की सी चुम्मी दी। घबराओ मत खुशबू, मैं वही गलती दोहराऊंगा नहीं। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें सिर्फ सुख मिले। उसकी आवाज़ इतनी नरम थी, फिर भी इतनी खतरनाक लग रही थी। इसमें इतनी चाहत और जुनून भरा हुआ था। यह पागलपन है। धीरे धीरे उसने वह शर्ट निकाल दी जो मैंने पहनी हुई थी और मेरी चिंताएं मुझे परेशान कर रही थी। कम ऑन, 2 साल पहले जब उसने मेरी वर्जिनिटी ली थी तब वह पिया हुआ था और उसे पता नहीं था उसने क्या किया है, पर फिलहाल वह मेरे अस्तित्व के बारे में पूरी तरीके से अवगत है। मैं कुछ कर नहीं सकती थी, बल्कि उसकी तीव्र दृष्टि से कमजोर महसूस करने लगी। वह मेरे शरीर को ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई जादुई चीज हूँ। पर फिर उसने त्योरी चढ़ाई जब उसने मेरे बाजू को देखा। जब मैं उसे देखा तो वह जख्म था जो तारक ने कुछ दिन पहले मेरे बाजू में बनाया था। यह अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। यह चोट को छुआ और जब ऐसा किया मैं दर्द से थोड़ी सी चिल्लाई, खुशबू यह कुछ नहीं। मैंने उसे काटा। उसके भाव में चिंता थी। मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बता सकती हूँ, मैं जल्दी से कहा। मेरे आंखों से आंसू गिरने का खतरा था। मैं नहीं चाहती थी तारक इस लम्हे को खराब कर दे, पर फिलहाल के लिए मुझे पकड़ो। मैं टूट कर फुसफुसाई, पर मुझे नहीं मालूम था इससे उसकी चिंता और बढ़ जाएगी। उसने मुझे दोबारा से किस किया और मैं उसके स्पर्श को अनुभव करने लगी। के होंठ मेरे चिबुक और गर्दन से होकर गुजरने लगे और नीचे उतरा मेरे उभार के बीचों बीच, जिससे मेरी कपकपी बढ़ गई। मेरी कपकपी और बढ़ गई जब वह मेरे दाएं उभार पर चुंबन जड़ने लगा और अपनी जीभ की कलाबाजी दिखाने लगा। मुझे महसूस हुआ मेरे अंदर कुछ बढ़ने लगा था। मेरे काफी संवेदनशील अंग में उसके होंठ जैसे मेरी त्वचा को छू रहे थे, बहुत नरम और मुलायम थे। वह सही था कि फिलहाल मैं सिर्फ सुख का अनुभव कर पा रही थी। मेरा शरीर की एक ऐसी त्वचा बाकी नहीं थी जिसे उसने अपने होठों से नहीं छुआ था। मेरा गला, मेरा पेट और नीचे बढ़ गया। मेरे जज्बात मेरे चारों ओर इस तरह फैल गए थे। वह जो मुझे दे रहा था वह चरम सुख के साथ साथ अत्याचार भी था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब वह मेरे बाकी बचे कपड़ों को भी निकाल फेंका और मैं उसके सामने नग्न थी। अब वह मुझे बड़े प्यार से देख रहा था। एक पैर मेरा ऊपर उठा लिया और नीचे से ऊपर तक चूमने लगा। मैं साइड के बेडशीट को पकड़कर कांप रही थी जब तक वह मेरे सबसे महत्वपूर्ण अंग तक पहुंच जाता। मैं उसका नाम की सिसकी लेने लगी। मुझे ऐसे चूम रहा था जैसे मैं दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हूँ। बेडशीट पर मेरी पकड़ और मजबूत हो गई जब मैं सुख के समुद्र में गोता लगा रही थी। जब वह मुझसे दूर हटा और अपने कपड़े उतारे, उसके तराशे हुए मजबूत जिस्म को देखकर मैं ब्लश करने लगी। उससे अपनी नजरें हटा ली, ड्रॉर के पास जाकर प्रोटेक्शन उठा लिया, दोबारा से मुझे घेराबंदी करके मुझे चूमने लगा। अपनी उंगलियों से जादू बिखेर रहा था। अविनाश में हकलाई जब वह मेरे अंदर समा रहा था। वह मुझे टूटी हुई आंखों से देखने लगा जिसमें आंसू बनने लगे थे और मेरे अंदर पैनिक पैदा होने लगा। खुशबू, मुझे नहीं लगता कि मैं, वह कहकर कांपने लगा। अपने वाक्य को पूरा नहीं कर पाया। मेरा दिल टूटने लगा जब मैं उसे ऐसे देख रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों से उसके गाल पर रखा। बेबी, सब ठीक है। अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लाई। अब दर्द नहीं हो रहा है। वह मुझे कुछ देर देखता रहा और मैं अपना सर हिलाई। मैं ठीक हूँ, मैं यही चाहती हूँ। अब प्लीज अविनाश, मैंने उसे भरोसा दिलाया इससे पहले कि एक छोटा सा किस मैं उसके होंठों पर देती। अब थोड़ा भरोसा पाकर अपना काम जारी रखा और मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे और चाहिए। मुझे नशा होने लगा था। इससे पहले मुझे इतना अच्छा कभी महसूस नहीं हुआ था जो वह मुझे महसूस करा रहा था। जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई मुझे समझ आया तूफान आने को खड़ा है। मैंने अपने नाखूनों को उसके त्वचा में गड़ा दिया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और हम दोनों हाँफने लगे। वह अपनी आंखें बंद करके आखिरकार मेरे पास लेट गया और मुझे अपने करीब खींच लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा था। आखिरकार मैं चुप्पी तोड़ी। यह बहुत ही कमाल का था अविनाश। वह मेरे करीब आया, मेरे होठों को हल्का सा चूमा और फिर दूर हट गया। पर फिर उसने त्योड़ी चढ़ाई और मेरे जख्म को देखने लगा। मैं निगलने लगी और खुद को तैयार करने लगी जो सवाल वह पूछने वाला था। तो तुम्हें यह चोट कैसे लगी खुशबू? अब जब अविनाश ने यह सवाल पूछ लिया था मुझे इसका जवाब देना था। हालांकि मैं तारक के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इससे मेरा ट्रॉमा वापस आ जाएगा। पर अविनाश मेरे सामने बहुत सारी चीज़ों पर खुला था
और मैं ऐसे उसके साथ नहीं कर पाई थी। मैंने बात को खींचा, यह मेरे सौतेली पापा की वजह से है। मैंने बहुत छोटी आवाज़ में कहा, जिससे उसकी त्योरी और गहरी हो गई। तो मैंने उसे सब कुछ बताया तारक के बारे में, कैसे मैं और मेरी माँ उसके साथ रहते थे, किस तरह से उसने मुझ पर अत्याचार किया था अपना हाथ उठाकर, और उस बात के बारे में 2 साल पहले जिस समय उसने लगभग मुझे मारते मारते मुझे मार ही डाला था। जिस रात अविनाश ने नशे में मेरी इज्जत ली थी और मैं होटल से वापस गई थी, जब मैं अपनी कहानी खत्म की, वह उठकर बैठ गया और अपनी पीठ के पीछे डैशबोर्ड में सपोर्ट में रखा। उसके हाथ कांप रहे थे जब अपने बालों को सहला रहा था। अविनाश, मैं हकलाई, जानवर कहीं का, वह फुफकारा। मैं निगलने लगी, सोची क्या मैं सही चीज की। मैंने इससे पहले भी अविनाश को काबू से बाहर जाते हुए देखा है। वह गुस्से से काम लेता है। उस समय जब मेरा बॉस मार्क मेरे साथ गलत काम कर रहा था, अब बिस्तर के किनारे बैठ गया मेरी तरफ पीठ करके। वह अब भी कांप रहा था। अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। हे भगवान, खुशबू क्यों? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह मेरी तरफ मुड़कर मेरा सामना किया। उसकी आंखें लाल थी। एक चीज बयां कर रही थी, वह किसी को जान से भी मार सकता था। तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया था? उसका चेहरा काफी कठोर हो गया। यहाँ तक कि 2 साल पहले तुमने उस घर के अंदर कदम नहीं रखना चाहिए था। मेरे शब्द कहीं खो गए थे। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? अविनाश गुस्से में और झुंझलाहट में नजर आ रहा था। उस समय उस घर पर वापस जाने वही आखिरी चीज था जो मैं सोच सकती थी। मैंने कहा, मुझे लगा था कि वह बहुत गुस्से में हो जाएगा अगर मैं उसे वह पैसे ना दूं तो, और तुमने उसे अपने आप को लगभग मारने को दिया। वह अविश्वास के साथ फुसफुसाया। उसकी आंखों में गुस्से के आंसू झिलमिला रहे थे, जिससे मेरा दिल डूबने लगा। उसने अपने हाथों से कसकर बिस्तर के चद्दर को पकड़ लिया। उसके शरीर में आक्रोश दौड़ रहा था। शिट, उसने कोसा। शिट शिट। अविनाश, मैं उसके करीब आकर फुसफुसाई। यह मैं थी जो उसे शांत कर रही थी, और मैंने सोचा था PTSD सिर्फ मुझे ही है। अचानक वह मेरी ओर मुड़ा। कहा, खुशबू, यह मैं ही था जिसने तुम्हें होटल में फंसा दिया था, और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसके बाद भी तुम उसके पास वापस गई। इसका मतलब समझ आ रहा था, पर उस वक्त मैं साफ साफ समझने के हालात में नहीं थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं उस रात बहुत गलत किया था। मैंने जो कुछ भी किया था वह डर के मारे किया था। मैं चीजों को अलग तरीके से कर सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बनने लगे थे। इससे पहले कि मैं इस बात पर अफसोस जताती, मैं उस वक्त वह सब कुछ नहीं सोच सकती थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा, जब एक आंसू की बूंद मेरे गालों पर गिरी, जब घड़ी दिखी थी तो आधी रात बीत गए थे, और उसने मुझे साफ साफ कहा था, आधी रात से पहले तुम घर आ जाना। लेकिन मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। मेरा गला बुरी तरीके से दुख रहा था, क्योंकि गले में बड़ी गांठ बन चुकी थी, और ज्यादा आंसू मेरे आंखों से बहने लगे थे। अविनाश की आंखें और टूट गई जब वह मुझे रोता हुआ देखा। बेबी, इधर आओ, कहकर उसने मुझे अपने करीब खींचा और एक जोरदार हग किया। उसके शरीर की गर्मी मेरे अंदर समा रही थी। मैं उसके सीने में रोने लगी, कसकर उसे पकड़कर। वह चुपचाप था और मुझे रोने दिया। जब मैं चुप हुई तो मैं उसकी आंखों में वही दर्द महसूस किया। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें यह भयानक चीज़ याद नहीं दिलाना चाहता था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उस पर और खुद पर। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। पर रमन, जो 6 साल का मासूम बच्चा है, क्या आप लोगों ने उसे पहचाना? अगर पहचाना तो जरूर बताएं किस कहानी में उसके बारे में सुना था, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।